अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 21। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की थी कि किस तरह से हम बाइनरी सिग्नल्स सपोज S1 ऑफ t और S2 ऑफ t को ट्रांसमिट करके डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखते हैं कि डिटेक्शन के दौरान ये जो सिग्नल्स हैं ये गॉसियन नॉइज से किस तरह से डिटेरियोरेट हो जाते हैं या गॉसियन नॉइज किस तरह से इनको अफेक्ट करती है। तो इसके लिए फिर हमने मैच फिल्टर्स और कोरिलेटेड रिसीवर्स की टेक्निक्स हमने देखी थी कि किस तरह से जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है, ये जिसको हम SNR बोलते हैं, इसको हम किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन सी एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री या थ्रेशोल्ड गामा नॉट ऑप्टिमली हम डिफाइन कर सकते हैं ताकि अगर S1 भेजा था तो वो S1 के तौर पे ही डिटेक्ट हो, और अगर S2 भेजा था तो वो S2 के तौर पे ही डिटेक्ट हो जाए। स्टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और हम किस तरह से अपने जो डिटेक्शन सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी सिग्नलिंग टेक्निक्स होती हैं तो उनकी जो एरर परफॉर्मेंस है हम उसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन सिस्टम की समझने के लिए हमें एरर प्रोबेबिलिटी को समझना होगा, और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि एरर जो है वो कॉज कैसे हो सकता है। तो सपोज दो सिग्नल्स थे हमारे पास S1 और S2। बाइनरी सिग्नल्स में हम ये दो सिग्नल्स भेज सकते हैं और इनकी शेप कुछ भी हो सकती है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट जब हम सैम्पलिंग करेंगे एट द रिसीवर तो हमें एक सर्टेन वैल्यू मिलनी चाहिए। अब आइडियली होना ही क्या चाहिए था कि अगर हमने S1 भेजा है तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक सेट कोई वैल्यू होगी, S2 के करस्पॉन्डिंग एक सेट कोई वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि नॉइज़ की प्रेजेंस है, चैनल में हो सकती है या आपकी जो ट्रांसमीटर रिसीवर सर्किटरी है उसके अंदर हो सकती है, तो जो गॉसियन नॉइज़ है वो क्या करती है कि वो जीरो मीन होती है और उसकी कुछ अपनी एक वेरिएंस होती है। तो हो सकता है वो जब हमने S1 भेजा तो उसके कुछ मीन से हटके वो कोई वैल्यूज जो है ना वो प्रोवाइड हमें करना शुरू कर दे। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम ऐसे एक लाइक्लीहुड की तरह प्लॉट कर लेते हैं। ये S1 का लाइक्लीहुड है कि अगर हम सिर्फ S1 को ही भेजते रहे मल्टीपल टाइम्स और देखें तो हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिसीवर पे मिलेंगी, जिनको हम हिस्टोग्राम के थ्रू या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एस्टिमेशन के थ्रू हम एक PDF जनरेट कर लेते हैं जो कि एक लाइक्लीहुड बन जाता है S1 का। इसी तरह से S2 के लिए भी सेम प्रोसीजर होता है, और नॉइज़ क्योंकि इंडिपेंडेंट है, AWGN एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज़ इंडिपेंडेंट होती है सिग्नल से, तो दोनों सिग्नल्स S1 और S2 को वो इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वली इसको इफेक्ट करेगा, और इसीलिए हमें जो ये सिमेट्री नज़र आती है दोनों S1 और S2 की जो लाइक्लीहुड्स हैं तो ये दोनों सिमेट्रिक होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, जस्ट मीन्स डिफरेंट होते हैं, और ये मीन्स डिपेंड करते हैं कि S1 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी, या S2 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी, और फिल्टर में से आउटपुट होने के बाद ये जो A1 और A2 हैं ये क्या हमें मिलते हैं। तो अगर हम एरर की बात करते हैं तो एरर किस किस तरह से अकर हो सकता है। एक तो ऑप्शन ये है कि हमने भेजा जो था वो S1 भेजा था, लेकिन नॉइज़ की वजह से S1 की जो वैल्यू है वो कोई यहाँ पे आके रिसीव हुई है जो कि गामा नॉट या जो थ्रेशोल्ड है उससे कम थी, तो इवेंचुअली हमारे डिटेक्टर ने या रिसीवर ने उसको एज S2 डिटेक्ट कर लिया। तो एक तो ये एरर हो गया। इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी टर्म्स में लिखें तो ये इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन S1, कि हमने S1 भेजा था लेकिन एरर आया, और अगर हम इसको फर्दर एक्सपैंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि S1 हमने भेजा था जिस पे हमने हाइपोथेसिस 2 को फॉलो किया। तो ये एक एरर है, और पिछले लेक्चर से हम इसको देख सकते हैं कि इन दिस सिनेरियो अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला जो शेडेड रीजन है लाइक्लीहुड ऑफ S1 का, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम -इन्फिनिटी टू गामा नॉट, तो ये हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जहां हमने भेजा S1 था लेकिन हमें डिटेक्ट जो है वो S2 किया है। इसी तरह से अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि हमने अगर S2 भेजा हो और इरोनियसली S1 डिटेक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो लाइक्लीहुड है S2 की, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम गामा नॉट टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम लाइक्लीहुड ऑफ S2 को इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम गामा नॉट टू वर्ड्स इन्फिनिटी, और ये हमें एरर मिल जाता है जब हमने S2 भेजा था लेकिन हमें S1 मिला था।
तो जो टोटल एरर प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि एरर जब S1 भेजा था और S2 डिटेक्ट हुआ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली सेंडिंग S1, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जब S2 भेजा था तो S1 डिटेक्ट हुआ, और प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। तो ये जो एरर प्रोबेबिलिटीज हैं जिसमें एरर कॉज हुआ था जब हमने S1 भेजा था, एरर कॉज हुआ था जो S2 भेजा था, ये तो हम इंटीग्रल से फाइंड कर लेंगे फ्रॉम द लाइक्लीहुड्स ऑफ S1 एंड S2। लेकिन ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं P ऑफ S1 या P ऑफ S2, ये हमें पहले से मैसेज सिग्नल जो है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल हम भेज रहे हैं उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंडेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पीच सिग्नल भेजते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजेस होती हैं, तो नेचुरली उसमें 0 भेजने की प्रोबेबिलिटी जो वो ज़्यादा होगी और 1 भेजने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर हम लाइन कोडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं या इनकोडिंग यूज़ करते हैं जिसमें रिडंडेंसी को हम मिनिमाइज करें या हम सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उस केस में वंस और जीरोस के आने की प्रोबेबिलिटीज जो है वो तकरीबन बराबर ही हो जाती हैं। इसीलिए फॉर सिंप्लीफिकेशन और जनरलाइजेशन हम अज्यूम ये करते हैं कि वंस के आने की प्रोबेबिलिटीज और जीरोस के आने की प्रोबेबिलिटीज बराबर हैं। तो ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है P ऑफ S1 और P ऑफ S2, ये दोनों जो है वो 0.5 के बराबर हम ले लेते हैं या 1/2 के बराबर ले लेते हैं। इसका मतलब है हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन S1 बन जाएगी प्लस हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग H1 गिवन H2 बन जाएगी। और क्योंकि नॉइज जो है वो S1 और S2 को दोनों को इक्वली एक ही तरह से इफेक्ट कर रहा है, नॉइज जो है वो इंडिपेंडेंट है दोनों सिग्नल से, तो इन दोनों लाइक्लीहुड्स में सिमेट्री होती है जिसकी वजह से जो शेडेड रीजन्स हैं ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को या तो हम H2 गिवन S1 भी लिख सकते हैं या हम H1 गिवन S2 की फॉर्म भी लिख सकते हैं, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ और हाफ जो है वो 1 बन जाता है। तो इस तरह से हम एरर प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालते हैं वो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग H1 गिवन S2 से। तो इस लाइक्लीहुड के ग्राफ्स को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो ये रीजन आएगा कि हमने अगर S2 भेजा था और डिटेक्ट हमने S1 किया है, तो वो रीजन बनेगा टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस थ्रेशोल्ड, जिसको हम कुछ इस तरह से शेड कर सकते हैं। ये जो शेडेड रीजन है इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा फ्रॉम गामा नॉट टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और गामा नॉट जो है वो ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड है विच इज डिफाइंड एज A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। ये A1 और A2 का एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट बनेगा, और इसको हमने इस लाइक्लीहुड ऑफ S2 को इंटीग्रेट कर लेना है। और ये जो लाइक्लीहुड ऑफ S2 है ये बेसिकली एक गॉसियन PDF पे डिपेंड करती है, तो इसकी भी हमने जो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी। ये जो गॉसियन PDF है और ये जो इंटीग्रल है बेसिकली इसको क्लोज फॉर्म में सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया है, इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का नाम दे दिया है इस सारे एक्सप्रेशन को, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन हम जिस रिजल्ट पे पहुंचते हैं वो इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो इज अ फंक्शन ऑफ A1 माइनस A2 डिवाइड बाई 2 सिग्मा नॉट। A1 और A2 जो है वो हमारी मीन वैल्यूज हैं लाइक्लीहुड्स की S1 और S2 के लिए, और सिग्मा नॉट जो है वो बेसिकली नॉइज पे डिपेंड हो रहा है। यूजुअली कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हम जो एरर प्रोबेबिलिटी है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन से ही डिफाइन करते हैं, और इसका जो आर्गुमेंट अगर इंक्रीज होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल A1 माइनस A2 मतलब A1 और A2 के बीच में अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो हम ये देख सकेंगे कि ये ओवरलैप जो है वो कम होता चला जाएगा और हमारी जो डिटेक्शन एक्यूरेसी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि एरर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम सिग्मा नॉट को रिड्यूस कर दें, मतलब जो नॉइज़ की पावर है, जो नॉइज़ जिस तरह से इफेक्ट कर रही है, अगर हम उसको कम करना शुरू कर दें, उसके इफेक्ट को कम करना शुरू कर दें, तो सिग्मा नॉट कम करेंगे तो ये जो PDFs हैं ये काफ़ी आपस में स्क्वीज होना शुरू हो जाएंगी दोनों तरफ से। अगर ये स्क्वीज होंगी तब भी ये जो ओवरलैपिंग रीजन है दोनों PDFs का ये भी कम होना शुरू हो जाएगा और हमें बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी रिसीवर पे। और अगर बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी तो दैट मीन्स कि एरर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है इसको हम क्लोज फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, या अगर इस सारे आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर हो तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि एरर परफॉर्मेंस को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पिछली स्लाइड में हम इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि अगर हम ऑप्टिमल थ्रेशहोल्ड यूज करें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन a1 माइनस a2 डिवाइड बाय 2 सिग्मा नॉट का। तो इसका मतलब है कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को अगर डिक्रीज करना है तो हमें जो इस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का जो आर्गुमेंट है विच इज a1 माइनस a2 ओवर 2 सिग्मा नॉट, इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं कि a1 माइनस a2 डिवाइड बाय सिग्मा नॉट होल स्क्वायर, इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये जो आर्गुमेंट है ये भी इंक्रीज ही होगा। पिछले लेक्चर नंबर 19 में हमने ये देखा था कि मैच फिल्टर किस तरह से सिग्नल टू नॉइज रेशियो को मैक्सिमाइज करता है और हमें जो मैक्सिमम एसएनआर मिल सकता है फॉर अ गिवन नोन सिग्नल वो हमें मिलता है 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल डिवाइड बाय एन नॉट। ये जो है एनर्जी है ये बेसिकली सिग्नल पे डिपेंड कर रही होती है एस ऑफ टी पे। ये सिग्नल हमें नोन है कि हमने अगर यही सिग्नल भेजना है तो इसके अकॉर्डिंगली हम मैच फिल्टर को ट्यून कर सकते हैं और हमें मैक्सिमम ये एसएनआर मिलेगी। तो अब सपोज हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा रिसीवर बनाते हैं, ऐसा डिटेक्टर बनाते हैं जिसमें मैच फिल्टर को हमने ट्यून किया हुआ है टूवर्ड्स अ डिफरेंस सिग्नल S1 माइनस S2 ऑफ टी। रिमेंबर हम बाइनरी सिग्नल डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें दो ही हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम S1 ऑफ टी भेजेंगे या S2 ऑफ टी भेजेंगे। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंस सिग्नल है SD ऑफ टी जो कि बन जाता है S1 ऑफ टी माइनस S2 ऑफ टी, इसके डिफरेंस पे हम मैच फिल्टर को ट्यून कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें जो एसएनआर मिलेगा वो बेसिकली जो डिफरेंस सिग्नल है उसकी जो पावर होगी वो डिवाइड बाय नॉइज की पावर वो मिल जाएगी विच वुड बी इक्वल टू a1 माइनस a2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर। और यूजिंग आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस जिसमें हमने देखा था कि मैच फिल्टर का जो मैक्सिमम एसएनआर है वो 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ द सिग्नल डिवाइड बाय नॉट मिल जाती है। और जो सिग्नल हम कंसिडर कर रहे हैं वो बेसिकली डिफरेंस सिग्नल है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल हमें मिलेगा। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि S1 माइनस S2 होल स्क्वायर हमने कर दिया और इसका इंटीग्रल ले लिया फ्रॉम 0 टू t, ये हमें एनर्जी मिल जाएगी डिफरेंस सिग्नल की। तो इन दो एक्सप्रेशंस को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं और दोनों तरफ अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी, ये यहाँ पे 2 रह जाएगा। और उसके बाद दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो इन दी एंड मेरे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ ed ओवर 2 एंड नॉट इक्वल्स a1 माइनस a2। और यहाँ पे क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है तो 2 टाइम्स सिग्मा नॉट हमें मिल जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो आर्गुमेंट था कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का वो a1 माइनस a2 ओवर 2 सिग्मा नॉट था। और हमने ये देख लिया कि मैच फिल्टर अगर हम यूज करते हैं तो ये चीज जो बन जाती है वो बन जाती है स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस एनर्जी डिवाइड बाय 2 टाइम्स एंड नॉट। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है उसको हम लिख सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ed जो कि डिफरेंस एनर्जी है डिवाइड बाय 2 एंड नॉट। नाउ ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि अगर हम किसी तरह से जो डिफरेंस है दोनों सिग्नल्स के बीच में S1 और S2 के बीच में अगर हम उसको किसी तरह से इंक्रीज कर देते हैं तो तभी हमारे पास जो डिफरेंस एनर्जी है ed वो बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो एरर जो है वो कम होगा। तो इंट्यूटिवली अगर हम इसको देखें तो हम ये चाहते हैं कि S1 और S2 के दरमियान में एक डिस्टिंक्शन हो, ये आसानी से पहचाने जा सकें। और आसानी से अगर पहचानना है इनको तो ऑब्वियसली इनको मैक्सिमम हम डिफरेंस हमें देना पड़ेगा, ये मैक्सिमम जो है वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, तभी हम इसको रिसीवर पे अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन हमें मिला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का एक्सप्रेशन हमें मिला है, ये जनरलाइज्ड S1 और S2 के ऊपर है। तो हम ये देख सकेंगे कि किस तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक कंडीशंस पे चलाते हैं, हम S1 और S2 को आपस में किसी तरह से अगर रिलेट करते हैं तो उस रिलेशन का इस एरर पे क्या फर्क पड़ता है। तो सपोज हम जो रिलेशन है बिटवीन द टू सिग्नल्स S1 और S2 उसको हम सिमिलैरिटी से अगर मेजर करें तो हम क्रॉस कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, जो कि आपने इस कोर्स के शुरू में भी कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो आपने डिटेल में पढ़ा था और आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कोरिलेशन बेसिकली क्या होती है। तो जस्ट फॉर रिफ्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दी गई है।
पिछली स्लाइड्स में हमने डिफाइन किया था कि दो सिग्नल्स का जो डिफरेंस है उसकी एनर्जी को हम किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर इस एक्सप्रेशन को, जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें और हर टर्म के साथ जो इंटीग्रल है उसको सेपरेट कर दें, तो हमें कुछ ये चीज़ मिल जाएगी जिसमें s1 स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो मिल जाएगा, s2 स्क्वायर का इंटीग्रल मिल जाएगा और माइनस 2 टाइम्स s1 s2 इसका इंटीग्रल मिल जाएगा। तो ये जो टर्म्स हैं, पहली जो दो टर्म्स हैं, ये हमारी बिट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर के जो इंटीग्रल्स हैं वो बन जाते हैं। और जो थर्ड टर्म है, बेसिकली इसको हम अगर देखें कोरिलेशन की टर्म्स में देखें, तो ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा रो टाइम्स ई बी। तो अगर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहली जो दो टर्म्स हैं बन जाएंगी ई बी, और उसके बाद यहाँ पे -2 है तो -2 एज इट इज आ गया, और ये इंटीग्रल बन जाएगा, बराबर होगा रो टाइम्स ई बी के। तो ये चीज़ बन जाएगी 2 टाइम्स ई बी माइनस 2 रो ई बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 2 ई बी को कॉमन ले लेते हैं तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास डिफरेंस एनर्जी का बनता है वो बनता है 2 टाइम्स ई बी 1 माइनस रो। तो प्रोबेबिलिटी एरर की जो इक्वेशन है हमने पिछली स्लाइड्स में ड्राइव की थी, वो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन था स्क्वायर रूट ऑफ ई डी ओवर 2 एन नॉट का। यहाँ पे अगर ई डी की जगह हम 2 टाइम्स ई बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस रो अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कोरिलेशन की बेस पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की एक्सप्रेशन मिल जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोरिलेशन जो है वो इंक्रीज होती है दोनों सिग्नल्स की, तो रो की वैल्यू बढ़ेगी और ये चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे भी अगेन एक कॉमन सेंस की बात आती है कि अगर सपोज दो सिग्नल्स आपस में कोरिलेटेड हों तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 1 हो जाता है, और अगर वो 1 होगा तो ये टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगी, और दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली दो अगर सेम सिग्नल्स ही हम भेज रहे हैं, अगर कोई डिफरेंस नहीं है S1 और S2 के दरमियान में, तो रिसीवर पे उसको डिटेक्ट करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जब हम डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं कि S1 और S2 के दरमियान में एक स्पेसिफिक डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, ताकि वो दोनों पहचाने जा सकें, एक दूसरे से अलग उनको सेपरेट किया जा सके, तो उसमें हमारे पास दो अप्रोचेस आती हैं। या तो हम S1 और S2 को ऑर्थोगोनल सिग्नल्स बना दें ताकि उनमें जो कोरिलेशन आपस में वो 0 हो जाए, या हम उन दोनों सिग्नल्स को आपस में मैक्सिमम उसकी एंटी कोरिलेशन हम कर दें, जिसको हम वर्स्ट एनिमीज भी बोलते हैं। तो पहले हम ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग को देखते हैं कि ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग क्या होता है, कि उसमें जो दोनों सिग्नल्स हैं उसके दरमियान में 0 क्रॉस कोरिलेशन होती है। ऑब्वियसली दोनों सिग्नल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी हो सकती है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो इंटीग्रल है या जिसको हम इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो इन दोनों सिग्नल्स का लाजमी 0 होगा। तो अगर कोरिलेशन जो है वो 0 होगी दोनों सिग्नल्स के दरमियान में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई बी ओवर एन नॉट का, जहाँ पे ई बी जो है वो एवरेज बिट एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें और दोनों जो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स थे S1 और S2, अगर हम इनको वेक्टर्स की फॉर्म में विजुलाइज करें तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। दोनों सिग्नल्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो स्क्वायर रूट ई बी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि दोनों सिग्नल्स के जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि डिफरेंस सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो एक्चुअली इस आर्गुमेंट का स्क्वायर होगी, तो दैट बिकम्स 2 टाइम्स ई बी। और अगर हम इसको प्रीवियसली जो फॉर्म्ड इक्वेशन थी उसमें प्लग इन करें तो हमें सेम ही एक्सप्रेशन मिलता है जो कि हमने अभी कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू फाइंड किया था। अब ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल ये एक सेट ऑफ सिग्नल है जो कि एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। किस तरह से? हम ये देख सकते हैं कि हाफ बिट इंटरवल के अंदर दोनों जो सिग्नल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं और दोनों का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 1 आएगा, लेकिन जो सेकंड हाफ है बिट इंटरवल का उसमें दोनों जो सिग्नल्स हैं ये आपस में एंटी कोरिलेटेड हैं और यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट बनेगा वो -1 बनेगा। तो ओवरऑल अगर हम इस सिग्नल की कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें 0 ही मिलेगा। इसी तरह से ये पेयर ऑफ सिग्नल्स हैं
जो कि आपस में ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि अगर हम इनर प्रोडक्ट देखें तो इन दोनों सिग्नल्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो पहले हाफ में भी 0 आएगा और दूसरे हाफ में भी 0 ही आएगा, और ओवरऑल इन दोनों सिग्नल्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सिग्नल बनेगा वो 0 ही बनेगा, और इसका जो एरिया हमें मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। सो ये दोनों सिग्नल्स आपस में भी अनकोरिलेटेड हैं। तो अगर हम इस तरह की सिग्नलिंग की बात करें जहाँ पे इसको हम S1 ऑफ t कह देते हैं, इसको हम S2 ऑफ t कह देते हैं, तो ये इस तरह के सिग्नल्स जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होते हैं और इसको हम ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि दो अनकोरिलेटेड सिग्नल्स की बजाय अगर हम दो सिग्नल्स को मैक्सिमम सेपरेट कर दें आपस में, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की एक्सप्रेशन क्या आएगी। तो जो दो आपस में मैक्सिमम डिसिमिलर सिग्नल्स होते हैं इनको हम एंटीपोडल सिग्नलिंग बोलते हैं, जिसमें एक सिग्नल जो है दूसरे सिग्नल का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, और इस केस में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास -1 होगा। इस केस में अगर हम प्रीवियसली फाउंड एक्सप्रेशन जो थी प्रोबेबिलिटी एरर की, उसमें अगर हम रो को -1 प्लेस कर दें तो हमारे पास बिट एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाती है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स EB ओवर n नॉट। और अगर हम इसको विजुलाइज करें एंटीपोडल सिग्नलिंग को, तो इसको हम देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्रीज बनता है, और दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शंस दोनों की इंटायरली अपोजिट होती हैं। अगर हम इसको ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग से कंपेयर करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का, वो यहाँ पे बन जाता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ EB, जबकि जो ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग है उसमें जो डिफरेंस था वो बनता था स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स EB। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंटीपोडल सिग्नलिंग में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है सिग्नल्स के दरमियान में एज़ कम्पेयर टू द ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग, और इसी वजह से जो एनर्जी बनेगी डिफरेंस सिग्नल की वो भी इसमें ज़्यादा बनेगी, और इसकी वजह से जो आर्गुमेंट बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का वो भी ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल एंटीपोडल सिग्नलिंग की एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है S1 की, तो S2 जो है एग्जैक्टली उसका नेगेटिव होगा। ये शेप कुछ भी हो सकती है, अगर यहाँ पे एक कोई भी डिफरेंट शेप होती तो S2 भी उसी शेप को फॉलो कर रहा होता इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं बाइनरी कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि इक्वली लाइकली सिग्नल्स S1 और S2 को रिसीव करता है, जो कि इफेक्ट होते हैं एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज। सो अब से पहले जितनी भी हमने डिस्कशन की हैं उसमें सारी असम्पशंस जो हैं वैलिड हैं। हम बाइनरी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि दोनों सिग्नल्स S1 और S2 इक्वली लाइकली हैं या उनकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बराबर हैं। अब हम ये करेंगे कि जो रिसीविंग फिल्टर है वो एक मैच फिल्टर है, जिसके थ्रू हमने देखा था कि किस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की जो एक्सप्रेशंस हम फाइंड की थी। हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है नॉइज की वो गिवन है विच इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉट्स पर हर्ट्ज। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करते हुए हमने बिट एरर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। S1 और S2 हमें गिवन है इन दोनों फिगर्स के अंदर, तो इसके थ्रू जो है वो हम एनर्जीज निकाल लेंगे, जो बिट्स की एनर्जी है वो निकाल लेंगे, और साथ में हमें नॉइज की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एंड नॉट वो गिवन है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालनी है। तो बिट एरर प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन एंटीपोडल सिग्नल्स के लिए यूजिंग द मैच फिल्टर्स पिछली स्लाइड्स में हमने ड्राइव की थी, विच इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स EB डिवाइड बाय नॉट। एन नॉट हमें पता है लेकिन EB हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। तो EB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कोई सा भी सिग्नल है, दोनों सिग्नल की जो एनर्जीज हैं बराबर हैं, तो किसी भी सिग्नल को हम स्क्वायर कर लेते हैं और उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम 0 to 3 माइक्रोसेकेंड्स। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, पीस वाइज रेक्टेंगुलर फंक्शंस हैं, 3 तरह के रेक्टेंगल्स बनेंगे और तीनों का जो है वो एरिया है वो हम विड्थ इनटू हाइट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो जो पहला रेक्टेंगल है इसकी जो हाइट है वो 1 मिलीवोल्ट स्क्वायर हो जाएगी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी विड्थ है वो टोटल 1 माइक्रोसेकेंड है, तो यहाँ पे हमने 1 माइक्रोसेकेंड लिख दिया, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 2 मिलीवोल्ट स्क्वायर बन जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अगेन इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी टोटल ड्यूरेशन जो है वो 1 माइक्रोसेकेंड है, तो हमने यहाँ पे वो चीज़ प्लेस कर दी। प्लस अगेन जो थर्ड रेक्टेंगल है उसकी भी जो हाइट है वो
1 मिली वोल्ट स्क्वायर्ड है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई, मल्टीप्लाइड बाय अगेन इसका जो विड्थ है वो 10⁻⁻6 सेकेंड्स होगी, क्योंकि 1 माइक्रोसेकेंड की ड्यूरेशन थी। तो इस सब को अगर हम मल्टीप्लाई और ऐड कर लें, टोटल कर लें, तो हमारे पास जो बिट एनर्जी बनती है एवरेज, वो 6 × 10⁻⁻12 जूल्स बनती है। तो अब हमारे पास जो नॉइज की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है N0 वो भी है। अब हमारे पास बिट एनर्जी भी आ गई है, तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम बिट एरर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स EB क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻12 जूल्स था, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो ये 12 × 10⁻12 हो जाएगा। N0 हमारे पास ऑलरेडी 10⁻12 थी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और PV जो है हमारे पास वो स्क्वायर रूट ऑफ 12 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू Q ऑफ 3.46। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम टेबल रेफर कर लें या हम अप्रॉक्सीमेशन वाली जो इक्वेशन थी वो रेफर कर लें, बिकॉज ये आर्गूमेंट जो है वो 3 से बड़ा है। तो अगर हम टेबल को रेफर करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस आर्गूमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमारे पास आती है वो 3 × 10⁻⁴ आएगी। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन जो प्रीवियस हमने स्लाइड्स देखी थी उसमें अप्रॉक्सीमेशन इक्वेशन थी, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर है वो अराउंड 2.9 × 10⁻⁴ बनेगी, जो कि तकरीबन सिमिलर ही है। तो कोई भी हम या तो वो इक्वेशन यूज़ कर लें या टेबल यूज़ कर लें, दोनों को देखते हुए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने डिस्कशन की है उसमें मैच फिल्टर को यूज़ करते हुए हमने ऑर्थोगोनल और एंटीपोडल सिग्नल्स दोनों की जो एरर परफॉर्मेंस है उसको हमने देखा, और हमने ये देखा कि जो एंटीपोडल सिग्नल्स हैं उसकी जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग। लेकिन दो सिग्नलिंग्स ऐसी भी हैं जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इन डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसमें यूनिपोलर सिग्नलिंग और बाइपोलर सिग्नलिंग होती है। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह से हम यूनिपोलर सिग्नलिंग और बाइपोलर सिग्नलिंग को कोरिलेटेड डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी जो परफॉर्मेंस है, प्रोबेबिलिटी परफॉर्मेंस, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिपोलर सिग्नलिंग क्या होती है कि जिसमें दो सिग्नल्स हम भेज रहे हैं, अगर हम बाइनरी 1 के लिए सिग्नल भेज रहे हैं तो एक कांस्टेंट A भेजेंगे, और अगर बाइनरी 0 के लिए हम सिग्नल भेज रहे हैं तो वहाँ पे हम 0 भेजेंगे। तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम यूनिपोलर सिग्नलिंग बोलते हैं। और अगर आप नोट करें तो ये जो सिग्नल्स हैं S1 और S2, इनके दरमियान में कोई कोरिलेशन भी नहीं है, तो इसको हम अगेन स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ख्याल ये रखना पड़ेगा कि जो यूनिपोलर सिग्नलिंग होती है वो ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग होती है, लेकिन सारे के सारे ऑर्थोगोनल सिग्नल्स जो हैं वो यूनिपोलर सिग्नलिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पिछली जो हमने स्लाइड्स में ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग की एग्जांपल्स देखी थी वो यूनिपोलर सिग्नलिंग नहीं थी। तो यूनिपोलर सिग्नलिंग की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें एक वेवफॉर्म हमारे पास आ रही है। सपोज ये जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो बिट्स 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये दो बिट्स अगेन 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आएगी जिसमें A जो है वो एम्पलीट्यूड होगा S1 का, जो कि कुछ भी हम सेट कर सकते हैं, और S2 के लिए हमेशा जो लेवल होगा वो 0 रहेगा। तो इस तरह जो यूनिपोलर सिग्नलिंग है उसके लिए हम एक कोरिलेटर डिटेक्टर बना देते हैं, जिसमें ये जो पोर्शन है ये बेसिकली एक कोरिलेटर का काम कर रहा है। तो रिसीवर पे जो रिसीव सिग्नल होता है वो मल्टीप्लाई होता है एक रेफरेंस सिग्नल के साथ, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे A सेट की हुई है, और उसके बाद ये जो मल्टीप्लाइड सिग्नल्स हैं ये आपस में इनकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो बेसिकली हम एक तरह का कोरिलेशन ही फाइंड कर रहे हैं जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि क्या जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है t इंस्टेंट वो एक थ्रेशोल्ड से बड़ी है या छोटी है। तो सपोज अगर हमने S1 भेजा था तो उसकी जो कोरिलेशन है वो हाई होगी यहाँ पे, और इस वजह से जो z ऑफ t है उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी और वो यूजली इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमने S2 भेजा था तो वहाँ पे हमें 0+ नॉइज़ मिल रही होगी और उसकी कोरिलेशन जो है ना वो A से कम होगी। तो जो z ऑफ t है उसकी जो t पे वैल्यू हमें मिलेगी वो इस थ्रेशोल्ड से कम मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पे अब ये फाइंड करना है कि जो थ्रेशोल्ड गामा नॉट है, जो ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड है, ये क्या होगा यूनिपोलर सिग्नलिंग के केस में।
तो अगर हमने S1 भेजा था तो रिसीवर पे जो रिसीव सिग्नल R ऑफ टी मिलेगा वो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, S1 ऑफ टी जो कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, उसके साथ AWGN एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज ऐड हो गई। और S1 यूनिपोलर सिग्नलिंग में हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक सिंपल स्ट्रेट कांस्टेंट A है फॉर अ बिट इंटरवल, और N ऑफ टी हमने एज इट इज लिख दी। अब क्योंकि कोरिलेटर से गुजर रहा है तो A से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रल में टर्म आएगी वो A स्क्वायर प्लस AN ऑफ टी हो जाएगा। दोनों टर्म्स को हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आउटपुट हमें मिलेगी कोरिलेटर के ऊपर, उसका अगर हमने देखना है कि सिग्नल कंपोनेंट क्या है तो वो A1 ऑफ टी है, और ये बेसिकली हमारा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z ऑफ टी गिवन कि हमने S1 ट्रांसमिट किया था, जो कि हमें पता है कि हमने S1 ट्रांसमिट किया हुआ है और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे आउटपुट आएगी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, ये हमने अभी देखा था कि A स्क्वायर प्लस AN ऑफ टी, इसके हम इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 to t और इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे। अब हमें पता है कि जो गॉसियन नॉइज है, AWGN नॉइज है, इसका जो मीन है वो 0 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N ऑफ टी ये 0 होगी, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और वी विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म। तो A स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं। एक कांस्टेंट का जो इंटीग्रल है वो बेसिकली t होता है, तो इवेंचुअली हमारे पास A स्क्वायर टी आ जाएगा और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, दोनों कांस्टेंट्स हैं तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी वही रहेगी। तो ये हमारा जो सिग्नल कंपोनेंट है, अगर हमने S1 भेजा था तो उसके करस्पॉन्डिंग A1 ऑफ टी जो है वो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। इसी तरह से हम A2 फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने S2 भेजा है तो रिसीवर पे जो रिसीव सिग्नल है वो जो हमें मिलेगा वो बेसिकली मिलेगा सिंपली एक नॉइज मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे S2 के लिए हम कोई सिग्नल नहीं भेज रहे थे। R ऑफ टी जो है वो बेसिकली अगर सिंपली N ऑफ टी है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर A2 ऑफ टी के अंदर यहाँ पे जो ये टर्म है ये 0 हो जाएगी और वी विल बी लेफ्ट विद AN ऑफ टी, इसकी इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेशन रह जाएगी। तो अगेन नॉइज जो है वो 0 मीन नॉइज है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और हमें जो A2 ऑफ टी है वो भी 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड को फाइंड कर सकते हैं। अज्यूम हम ये करेंगे कि S1 और S2 दोनों जो है वो इक्वली लाइकली हैं, तो ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड कैन बी फाउंड एज एवरेज ऑफ A1 प्लस A2। तो A1 हमने फाइंड किया है A स्क्वायर ऑफ टी और A2 जो है वो 0 है, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हाफ A स्क्वायर टी हमारा ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड बनेगा, जिससे हम मेक श्योर कर सकेंगे कि मैक्सिमम टाइम जो है वो अगर S1 भेजा है तो S1 ही डिटेक्ट हो और S2 भेजा है तो S2 ही डिटेक्ट हो। ऑब्वियसली कुछ एरर्स जो हैं वो अनअवॉइडेबल होंगे जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि ऑप्टिमल एरर परफॉर्मेंस हमें क्या मिलेगी। जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट सिग्नल की एनर्जी पे। जितनी ये डिफरेंट सिग्नल की एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही बिट एरर प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी और हमारा जो रिसीवर है वो ज़्यादा एक्यूरेटली सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा। तो यूनिपोलर केस में हम एनर्जी ऑफ डिफरेंट सिग्नल निकाल लेते हैं। अगेन इसकी जेनेरिक एक्सप्रेशन ये है कि S1 ऑफ टी माइनस S2 ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रल ले लिया। चूंकि S2 ऑफ टी जो है वो 0 है और S1 ऑफ टी जो है वो A है, तो यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी ऑफ डिफरेंट सिग्नल है वो A स्क्वायर टी बन जाएगी। तो इसको यूज करते हुए हम बिट एरर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि बिट एरर परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ AD ओवर 2n0 का। तो AD की जगह हम यहाँ पे A स्क्वायर टी अगर डाल देते हैं तो यहाँ पे हमें बिट एरर प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। अब क्योंकि EB जो है वो एवरेज बिट एनर्जी होती है, S1 के केस में जो बिट एनर्जी थी वो A स्क्वायर टी हो जाएगी और S2 केस में जो बिट एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। तो अज्यूम हम ये कह रहे थे कि S1 और S2 दोनों इक्वली लाइकली हैं, तो जो एवरेज बिट एनर्जी होगी वो हमारे पास A स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास ये जो टर्म है A स्क्वायर टी बाई 2, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें EB के साथ तो हमें बिट एरर प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन मिल जाएगी फॉर यूनिपोलर सिग्नलिंग। अगर हम गौर करें तो ये वही एक्सप्रेशन मिली है हमें जो कि हमने मैच फिल्टर डिटेक्शन की थी ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग की इन जनरल।
तो तब भी हमें यही एक्सप्रेशन मिला था, और यहाँ पे हमने एक यूनिपोलर सिग्नलिंग की अगर हमने डिटेक्शन की है यूजिंग कोरिलेटर, तो यहाँ पे हमें सेम ही बिट एरर प्रोबेबिलिटी मिल रही है। इसी तरह से सेकंड जो केस है जिसमें हम बाइपोलर सिग्नलिंग की अगर हम बात करें, तो जो बाइपोलर सिग्नलिंग होती है वो अगेन एंटीपोडल सिग्नलिंग की स्पेशल फॉर्म है, जिसमें हम S1 को अगर हम A से डिनोट कर रहे हैं तो S2 को हमें -A से डिनोट करना पड़ेगा फॉर बाइनरी 1 एंड बाइनरी 0 रिस्पेक्टिवली। इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, जहाँ पे A जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और -A 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सपोज 1 0 0 1 1 भेज रहे हैं, तो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी बाइपोलर सिग्नलिंग के लिए। तो अगर हम बाइपोलर सिग्नलिंग के लिए रिसीवर देखें, अगेन ये कोरिलेटर रिसीवर है जिसमें दो कोरिलेटर्स यूज किए जा रहे हैं। सपोज A को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं और T को भी हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे S1 भेजा जाता है, दैट मीन्स कि 1 प्लस सम नॉइज सिग्नल भेजा जाएगा। तो इस कोरिलेटर से अगर ये सिग्नल पास होता है तो यहाँ पे जो वैल्यू Z1 की आएगी वो क्लोज टू 1 आएगी। और इसी तरह से अगर यहाँ पे जो रेफरेंस सिग्नल है वो -A या -1 के बराबर है, तो इस कोरिलेटर से अगर ये सिग्नल पास होता है तो Z2 ऑफ T की जो वैल्यू है वो तकरीबन -1 के बराबर ही आएगी। और Z ऑफ T इवेंचुअली जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, डिफरेंस ले रहा है Z1 ऑफ T और Z2 ऑफ T का। तो यहाँ पे जो दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो 2 आ जाता है। तो 2 जो है वो टेस्ट होगा कि 2 हमारा थ्रेशोल्ड से अगर बड़ा है तो हम इसको 1 ट्रैक करेंगे, और अगर थ्रेशोल्ड से छोटा है तो इसको हम 0 ट्रैक करेंगे। इसी तरह अगर हम S2 को भेजते हैं और अगर हम सेम A को जो है वो 1 कंसिडर करते हैं, T को 1 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे -1 प्लस नॉइज आएगी जो कि इस पहले वाले कोरिलेटर से अगर पास होगी तो यहाँ पे जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी या Z1 की जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन क्लोज होगी -1 के। इसी तरह से ये जो कोरिलेटर है जहाँ पे रेफरेंस सिग्नल -1 था, इससे अगर ये -1 वाला जो सिग्नल है प्लस नॉइज अगर पास होगा तो इसकी जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो क्लोज होगी तकरीबन 1 के। और अगर हम इन दो को कंबाइन करें, Z1 -Z2 करें, तो जो रिजल्टिंग वैल्यू बनेगी -1 ये -2 के बराबर बनेगी। और ये थ्रेशहोल्ड से अगर कम होगी तो हम इसको S2 या 0 डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस सारी डिस्कशन से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमने S1 भेजा था तो यहाँ पे हमें जो Z ऑफ T मिलेगा, इसके अंदर जो सिग्नल कंपोनेंट है वो सपोज हमें 2 मिल रहा था। और अगर हमने S2 भेजा तो इस सारे पाथ से गुजरते हुए जो Z ऑफ T था, इसके अंदर जो सिग्नल कंपोनेंट A2 था वो -2 था। तो एंटीपोडल सिग्नलिंग के लिए जो A1 है वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा A2 का। और अगर हमने ऑप्टिमल थ्रेशहोल्ड निकालना है, गामा नॉट निकालना है, तो वो बेसिकली होता है A1 प्लस A2/2, दोनों का जो मिडिल पॉइंट है वो बनेगा। और अगर हम यहाँ पे A1 की जगह हम -A2 डाल देते हैं तो गामा नॉट हमें ऑप्टिमल जो थ्रेशहोल्ड है वो 0 मिलेगा। अब अगर हमने बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें डिफरेंस एनर्जी निकालना पड़ेगी, एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल निकालना पड़ेगा। और अगेन हम वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अवर जेनेरिक एक्सप्रेशन कि हमने S1 ऑफ T माइनस S2 ऑफ T इसका स्क्वायर ले लिया और इंटीग्रल ले लिया फ्रॉम 0 टू T। तो S1 की जो वैल्यू है वो A है और S2 की वैल्यू -A है। तो यहाँ पे ये चीज़ सिंप्लीफाई होके 2 टाइम्स A बन जाएगी और स्क्वायर बन जाएगा। और इसका हम इंटीग्रल अगर सॉल्व करें तो हमें जो एनर्जी ऑफ डिफरेंस सिग्नल है वो 4 टाइम्स A² T मिल जाएगा। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ED की जगह हमने 4A² T प्लेस कर दिया और आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये जो आर्गुमेंट हो जाता है वो बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स A² T डिवाइड बाय n0। और अगर हम एवरेज बिट एनर्जी की बात करें तो एवरेज बिट एनर्जी दोनों सिग्नल्स के लिए A² T ही मिलेगी। A² T को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय बिट एवरेज बिट एनर्जी। तो जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाती है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स EB ओवर n0। इस एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें विद द बिट एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिपोलर सिग्नलिंग तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंस था बाइपोलर के अंदर यहाँ पे 2 का एक्सप्रेशन मिसिंग था, जिसका मतलब है कि जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी होगी यूनिपोलर सिग्नलिंग की वो हायर होगी एज कम्पेयर टू द बाइपोलर सिग्नलिंग।
और अगर इंट्यूटिवली हम इसको थोड़ा सा समझें तो ऑब्वियसली जो बायपोलर सिग्नलिंग होती है उसमें जो डिफरेंस होता है दो सिग्नल्स के दरमियान वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द यूनिपोलर सिग्नलिंग, और इसकी वजह से उन दोनों के दरमियान डिफरेंस करना बायपोलर सिग्नलिंग में ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द यूनिपोलर सिग्नलिंग। इसीलिए बायपोलर सिग्नलिंग की जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो कम आएगी एज़ कम्पेयर टू द यूनिपोलर सिग्नलिंग। तो यहाँ पे हम एक विजुअल कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन द बिट एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिपोलर बेसबैंड सिग्नलिंग और बायपोलर बेसबैंड सिग्नलिंग जो अभी हमने कवर किया है, और इन दोनों के जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी के जो एक्सप्रेशंस थे वो भी हमने ड्राइव किए थे। जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट कर रहा है रेशियो ऑफ एवरेज बिट एनर्जी और नॉइज की पीएचडी का, जबकि वाई एक्सिस पे बिट एरर प्रोबेबिलिटी डिनोट की गई है। तो अगर हम बिट एरर एनर्जी को फिक्स कर देते हैं और नॉइज की पीएचडी को फिक्स कर देते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिपोलर सिग्नलिंग के लिए जो प्रोबेबिलिटी है बिट एरर की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द बायपोलर बेस बैंड सिग्नलिंग। और इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हम सेट कर दें कि हमें इतनी फिक्स्ड बिट एरर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें तकरीबन 3 dB जो बिट एनर्जी है उसका एडवांटेज मिल जाता है इन बायपोलर सिग्नलिंग एज़ कम्पेयर टू द यूनिपोलर बेस बैंड सिग्नलिंग। तो ये डिफरेंस जो है वो यूजुअली इस सारी रेंज के अंदर तकरीबन कांस्टेंट ही होता है और हमें 3 dB का परफॉर्मेंस एडवांटेज मिल जाता है। मतलब ये कि अगर हमने यूनिपोलर बेस बैंड सिग्नलिंग से परफॉर्मेंस अचीव करनी है, सेम परफॉर्मेंस अचीव करनी है जो कि हम बायपोलर बेस बैंड सिग्नलिंग से अचीव कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे जो बिट एनर्जी है इसको हमें 3 dB बढ़ाना पड़ेगा, या तो हमें जो नॉइज की पीएचडी है इसको हमें कम करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग बिट एरर प्रोबेबिलिटी और ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग, एंटीपोडल सिग्नलिंग, यूनिपोलर और बायपोलर सिग्नलिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से हमने मैच फिल्टर को यूज़ करते हुए बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, या फिर हम कोरिलेटर रिसीवर के थ्रू भी बिट एरर प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।